2 जून 2000 की रात तकरीबन पौने 11 बजे के आसपास अमेरिका की रहने वाली 15 साल की हैदर रॉबिन्सन अपने लैंडलाइन के पास खड़ी थी और बहुत एंशियसली एक कॉल का वेट कर रही थी। सो जैसे ही वो कॉल आई उसने तुरंत अपना लैंडलाइन उठाया, बट इससे पहले कि वो हेलो बोल पाती इतने में ही ऊपर वाले कमरे में उसके पिता सो रहे थे और उन्होंने भी वो कॉल उठा ली थी। मतलब कि घर के सारे लैंडलाइन आपस में इंटरकनेक्टेड थे और अगर बाहर से कोई भी कॉल आती तो किसी भी कमरे में मौजूद लैंडलाइन को पकड़कर वो फोन उठाया जा सकता था। सो इससे पहले कि हैदर रॉबिन्सन उस कॉल को उठाकर हेलो बोल पाती इतने में ही उसने सुना कि उसके पिता ने वो कॉल उठा ली है। अब इस मोमेंट पर हैदर रॉबिन्सन वो फोन रखने वाली थी क्योंकि ये फोन उसके लिए नहीं था, बट जैसे ही सामने वाले पर्सन की हेलो उसने सुनी, क्योंकि ये आवाज उसके लिए बहुत ज्यादा जानी पहचानी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो इन दोनों की बातें सुने। अब आने वाले तकरीबन 40 से 45 सेकंड तक जो उसने सुना, उसने ना सिर्फ हैदर रॉबिन्सन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये न्यूज बन गई कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे था। आप सभी को पता है कि विकी सिर्फ वो स्टोरीज बताता है जिनके अंदर उसको ट्विस्ट मिलता है, लेकिन ये स्टोरी तो एक के बाद एक ट्विस्ट से भरी पड़ी थी। मैं नहीं मानता इतने ट्विस्ट हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये किसी मूवी से कम नहीं लगेगा। इतना भयंकर सस्पेंस मैंने आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन देख तो आप लोग भी रहे हो, तो कर क्यों नहीं रहे। हाँ, मैं उसी लाइक बटन की बात कर रहा हूँ, तो दबा दो ना। सब्सक्राइब बटन को भी थोड़ा सा दबा दो, थोड़ा सा कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सिटीज में जाना पड़ेगा, लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे एलाबामा की हंट्सविल सिटी के अंदर, और यहीं पर जन्म हुआ था लिसा स्टासी नाम की एक बच्ची का। बट इसका बचपन बहुत ज़्यादा ब्रूटल, बहुत यंग एज में ही लिसा के पिता की भी डेथ हो चुकी थी, उसका भाई भी मर चुका था। अब लिसा अंदर से टूट चुकी थी, उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं कि वो अपना गुजारा जैसे तैसे कर ले, उसकी माँ भी उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए मजबूरन बहुत छोटी उम्र में ही लिसा को वहां से निकलकर कैंसस की ग्लैमरस सिटी के अंदर जाना था ताकि वो वहां पर अपना फ्यूचर बना सके। वहां पर उसने शादी भी करी, लेकिन सिर्फ 1 साल वो शादी चली, वो शादी भी टूट चुकी थी। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि लिसा के पास ना ही जॉब, ना ही पैसा, ना ही रहने के लिए घर, ना ही खाने के लिए खाना। असल में लिसा 1983 में कैंसस में आई थी और यहाँ पर उसने एक बार के अंदर नौकरी करना शुरू किया। बट 23 साल का कार्ल, जो कि अलग अलग शिप्स के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर घूमने का काम करता था, वो इस बार के अंदर आया और जैसे उसने लिसा को देखा, दोनों के बीच में प्यार हुआ और जल्दी ही लिसा इस काल से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब जैसे ये बात लिसा को पता चली कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने ये चीज काल से डिस्कस करी कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, अपनी फैमिली को सेटल करना चाहिए। बट अगस्त 1984 में इन लोगों ने शादी करी और सितंबर 1984 में लिसा की छोटी सी बच्ची टिफनी का जन्म हुआ। टिफनी के पैदा होने के सिर्फ 2 महीने बाद, यानी कि नवंबर में, इस कार्ल ने भी लिसा का साथ छोड़ दिया। वो वापस अपनी उसी शिप्स के ऊपर जा चुका था अपनी नौकरी करने के लिए और वो ये शादी तोड़ कर गया था। अपना घर उसने ताला लगा दिया। बेचारी लिसा अपनी छोटी सी बच्ची टिफनी के साथ दोबारा से इस कैंसस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, करे तो करे क्या। छोटी सी बच्ची उसके पास थी। तब वहाँ पर एक होप हाउस नाम का शेल्टर, जहाँ पर जाकर लिसा ने अपने लिए प्रार्थना करी कि वो उसको रहने के लिए यहाँ जगह दें, उसके पास छोटी सी बच्ची है, वो इसका ध्यान रखें। और इन लोगों ने लिसा को अपने पास रख भी लिया। टिफनी का भी वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। बट 1984 का क्रिसमस आते आते बेचारी लिसा सोच रही थी कि ये क्रिसमस उसकी ज़िंदगी का सबसे गंदा क्रिसमस बीत रहा है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, हाथ में छोटी सी बच्ची है। और जनवरी 1985 का टाइम आ चुका था। अभी यहाँ रहते हुए लिसा को 2 महीने का टाइम ही बीता था, लेकिन लिसा के पास एक बहुत ही अच्छी खबर आई। एक दिन इस होप हाउस के स्टाफ ने आकर लिसा को बोला कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यहाँ के एक लोकल बिजनेसमैन, जिन्होंने अपने लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोली हुई है, इस चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर वो स्पेशली उन लड़कियों को रखते हैं जिनके पास छोटे बच्चे हों, वो उनकी सेवा करते हैं, उनको नौकरी दिलवाने का काम करते हैं, और तुम उनके लिए बिल्कुल फिट हो। वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुमको नौकरी दिलवाएंगे, तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखेंगे। जैसे ये बात सुनी, लिसा बहुत ज्यादा खुश हुई। लिसा ने तुरंत उस फॉर्म को फिल कर दिया, तुरंत उस चैरिटेबल ट्रस्ट के पास भेज दिया जिसका नाम कैंसस आउटरीच था। लिसा के पास जवाब आया कि उसको हर महीने $800 की तनख्वाह मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा, उसकी बच्ची के लिए अलग से अलाउंस मिलेंगे। सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट चल रहा था। लिसा बहुत ज्यादा खुश थी। सो फाइनली वो दिन आया जब लिसा को पता था कि आज उसको यहाँ से इस शेल्टर हाउस से निकलना है, उस
चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जाकर उसको नौकरी मिलेगी, वहां पर वो काम करेगी, अपनी बच्ची का ख्याल रखेगी। सुबह सुबह ही वो खुद को रेडी कर चुकी थी, उसने तुरंत अपनी बच्ची को भी एक बढ़िया से कंबल के अंदर लपेटा और वेट करने लगी कि कब उसको पिक करने के लिए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कैंसस आउटरीच की तरफ से ये मैसेज आया था कि उसको यहाँ से पिक करने के लिए गाड़ी आएगी। वो वेट कर रही थी और थोड़ी देर बाद इस शेल्टर हाउस के दरवाजे पर किसी ने खटखट करी। तुरंत भागकर लिसा ने दरवाजा खोला और सामने एक आदमी, वेल ड्रेस्ड, सूटेड बूटेड आदमी वहां पर खड़ा हुआ था। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कैंसस आउटरीच का ऑनर, जी हाँ, यहाँ का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। इसने तुरंत लिसा की तरफ हेलो के लिए हाथ बढ़ाया। लिसा ने हेलो किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया और लिसा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि उसको तो लेने के लिए इसका मालिक यहाँ पर आया है। और जल्दी ही लिसा अंदर भाग कर गई। उसने अपने दोनों सूटकेस उठाकर गाड़ी के अंदर रखे, जो वो गाड़ी लेकर आया था बिजनेसमैन। तुरंत भागकर अपनी बेटी को भी अपनी गोदी में उठाया और सीधा ले जाकर गाड़ी में पीछे वाली सीट पर जो बेल्ट थी, उन बेल्ट से खुद की बेटी को बांध दिया और आगे खुद जाकर पैसेंजर सीट के ऊपर बैठ चुकी थी। जल्दी वो बिजनेसमैन भी आकर ड्राइवर सीट बैठा और ये लोग यहाँ से निकल चुके थे। लिसा की माँ अभी भी हंट्सविले के अंदर ही रह रही थी और लिसा ने सब कुछ अपनी माँ को बता रखा था कि कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, कैसे उसको एक नौकरी मिल चुकी है। सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था। लेकिन इस गाड़ी में बैठने के बाद आने वाले कुछ हफ्तों तक लिसा की माँ ने हंट्सविले में रहते हुए वेट करी कि उसकी बेटी उसको फ़ोन करके सब कुछ बताएगी कि उसकी नौकरी कैसे चल रही है। लेकिन आने वाले कई हफ्तों तक लिसा का कोई भी कॉल नहीं आया। बट कॉल की बजाय लिसा लेटर्स भेज रही थी अपनी माँ को, जिसमें टाइप रिटन थे वो लेटर, मतलब कि टाइपराइटर से टाइप करके लिखे गए थे और नीचे लिसा के सिग्नेचर्स थे। और ये बात लिसा की माँ को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगी कि उसकी बेटी हमेशा फोन पर बात करने की कोशिश करती थी, वो कभी भी ऐसे लेटर्स वगैरह नहीं भेजती थी। लेकिन अब उसने लेटर्स भेजे हैं और वो भी टाइप करके और नीचे सिग्नेचर करके, थोड़ा सा ऑकवर्ड तो है। इसके 8 सालों बाद 1993 में मिजोरी के एक बहुत ही छोटे से शहर कैमरन में बेवर्ली बॉनर नाम की एक और महिला अपनी लाइब्रेरी के अंदर काम कर रही थी। असल में 55 साल की बेवर्ली जब वो यंग थी, वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, तब उसको टीचर बनने का बहुत शौक था। इसलिए उसने अपनी टीचिंग की पढ़ाई भी करी, आगे अपनी स्कॉलरशिप भी हासिल करी। और हालातों को कुछ और मंजूर था। 1970s के अंदर उसको एक ऑयल कंपनी के अंदर काम करना पड़ा और कुछ सालों तक ऑयल कंपनी में काम करने के बाद ऑयल कंपनी वालों ने भी लात मार कर निकाल दिया। अब मजबूरन दोबारा से उसको छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। लेकिन फाइनली वो इस कैमरून शहर में बने हुए एक बहुत ही बड़े जेल के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की इंचार्ज थी। बेवर्ली बॉनर के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन बच्चों के बाद उसके पहले पति ने उसको तलाक दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर विलियम, जो कि इसी जेल के अंदर एक डॉक्टर का काम कर रहा था, उसने बेवर्ली बॉनर से शादी करी, जिसकी उम्र अब तकरीबन 60 साल के आसपास की हो चुकी थी। लेकिन दोनों के बीच में कुछ खास अटैचमेंट नहीं थी। खैर, अब की बात करें तो बेवर्ली बॉनर अपनी लाइब्रेरी के अंदर आराम से काम कर रही थी और तभी उसके लाइब्रेरी का दरवाजा खटका और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बेवर्ली बॉनर भागते हुए दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोला और सामने कोई और नहीं बल्कि उसका ही लाइब्रेरी असिस्टेंट खड़ा था। जी हाँ, लाइब्रेरी का असिस्टेंट यहीं पर पहले एक कैदी हुआ करता था, जिसका अच्छा बिहेवियर देखकर जेल ने ही इसको इस लाइब्रेरी का असिस्टेंट बनाकर नौकरी पर रख लिया। उसको अच्छी तनख्वाह भी दे रहे थे। लेकिन यहाँ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि बेवर्ली बॉनर इस असिस्टेंट को बहुत अच्छे से जानती थी। असल में 1970s के अंदर जब बेवर्ली उस ऑयल कंपनी के अंदर काम कर रही थी, तभी ये असिस्टेंट वहां पर कंप्यूटर एनालिस्ट हुआ करता था। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। बट जब बेवर्ली को नौकरी से निकाल दिया गया, तब छोटी मोटी नौकरियां करते हुए यहाँ तक ये पहुंची। और फाइनली जब ये कैदी यहाँ पर आया और जब बेवर्ली ने उसे देखा, तो ये पहले मोमेंट में ही एक दूसरे को पहचान चुके थे। उस कैदी ने बताया कि मुझ पर फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट मेरा अच्छा बिहेवियर देखकर मुझे फाइनली यहाँ लाइब्रेरी का असिस्टेंट बनाया जा चुका है और अब मैं तुम्हारे नीचे काम करूंगा। बेवर्ली बहुत ज़्यादा खुश। और जब उसने गेट खोला, सामने अपने असिस्टेंट को खड़ा देखा, तो अभी कुछ हफ्ते हुए थे इस असिस्टेंट को ज्वाइन किए हुए। इन दोनों का इमीडिएटली अफेयर शुरू हो चुका था। अंदर आते ही उस असिस्टेंट ने बेवर्ली की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आज के टाइम पर मुझे तुम जैसी लेडी का साथ मिला। और इसी दिन काम करते करते इस असिस्टेंट ने बताया कि मैं 6 महीने बाद जब मेरी यहाँ से सज़ा पूरी हो जाएगी, मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा, तब मैं बाहर जाकर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। मेरे पास पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, मेरे पास प्लान भी रेडी है। और जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं बाहर जाकर अपना बिजनेस शुरू करूँगा और तुमको भी एक बहुत ही बढ़िया रोल अपने बिजनेस में दूंगा। बेवर्ली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि कमाल हो गया। मैं जिसकी उम्मीद कर रही थी, जिसका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही थी कि खुद का बिजनेस हो, मैं इधर उधर घूमूँ, ट्रैवल करूँ, बिजनेस ट्रिप्स के ऊपर जाऊँ, और फाइनली अब वो सच होता दिख रहा
रहा है और 1994 का टाइम आ चुका था और 1994 में फाइनली जब उस असिस्टेंट की सजा पूरी हुई, वो जेल से बाहर निकल चुका था, उसने बेवरली को अंदर लेटर लिखा कि तुम अब अपने पति को डाइवोर्स दे सकती हो और डाइवोर्स देकर अपनी लाइब्रेरी वाली जॉब छोड़कर तुरंत मेरे पास आ जाओ, हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। बेवरली ने बिल्कुल यही सेम किया, अपने पति डॉक्टर विलियम को तलाक दे दिया, दोनों बच्चे भी उसी के पास रखे और बदले में $18,000 जो कि अब एलिमनी सेटलमेंट मिलने वाली थी, वो $18,000 लेकर तुरंत बेवरली अपने प्यार यानी कि उस कैदी के पास पहुंच चुकी थी जो अब बिजनेस शुरू करने वाला था। अब इनका बिजनेस शुरू हुए सिर्फ 1 साल ही बीता था कि नवंबर 1995 में बेवरली का बड़ा बेटा एक बहुत ही अजीब सी बीमारी से उसकी मौत हो गई। उस बीमारी का आज तक खुलासा नहीं हुआ कहीं भी, बट जब उसको दफनाया जा रहा था, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो सब लोग वेट कर रहे थे कि बेवरली भी यहाँ पर आएगी अपने बेटे को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन वेट वो कभी पूरा हुआ ही नहीं। बेवरली कभी भी इस फ्यूनरल के ऊपर आई नहीं, अपने ही बेटे की मौत के ऊपर नहीं आई। बेवरली की फैमिली को भी डॉक्टर विलियम ने कॉन्टैक्ट किया कि बेटा मर चुका है, अब तो कम से कम उसको यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन बेवरली की फैमिली को भी नहीं पता कि आखिर बेवरली है कहाँ। पिछले 1 सालों से बेवरली सिर्फ और सिर्फ टाइप रिटर्न लेटर्स भेज रही थी जिसमें उसके नीचे साइन थे और वो बहुत ही अजीब सी भाषा लिख रही थी। ग्रामर भी उसकी ठीक से नहीं लिखी हुई थी, ग्रामर भी उसके लेटर में ठीक से नहीं लिखी हुई थी। वो अजीब से लेटर लिखकर साइन करके बस भेजती कि हाँ हमारा बिजनेस ट्रिप बहुत अच्छा चल रहा है, हम बिजनेस पर यहाँ यहाँ जाते हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बस नीचे साइन करके वो अपने फैमिली के पास भेज रही थी। किसी को भी नहीं पता कि बेवरली आखिर है कहाँ पर, वो क्या कर रही है, किसके साथ है। इसके 5 सालों बाद जनवरी 2000 में मिशिगन के मुनरो शहर के अंदर रहने वाली 28 साल की सुजेट रात के टाइम पर अपने घर में अपने फ़ोन के पास बैठी हुई थी। जल्दी उसने एक नंबर डायल किया और ये फ़ोन सीधा उसकी माँ के पास लगा और डेली की तरह रात को इस टाइम पर वो अपनी माँ से बातें करती थी। पूरा दिन का क्या क्या किया, पूरा दिन उसने क्या क्या किया, वो सब कुछ अपनी माँ को बताती। उसकी माँ भी यहाँ मुनरो में ही रहा करती थी, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर। फ़ोन पर बात करते करते सुजेट अपने घर के बाहर देख रही थी, क्योंकि उसके घर के बाहर उसके 2 सबसे फेवरेट पालतू डॉग्स पीका और डाइटी, ये दोनों भी बाहर खेल रहे थे और सुजेट उनके ऊपर नजर बना के रखी हुई थी। असल में सुजेट की जिंदगी भी कुछ खास अच्छी नहीं रही। जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके माता पिता ने डाइवोर्स ले लिया। बाद में उसने खुद की पढ़ाई स्कॉलरशिप से करी, छोटी मोटी इधर उधर नौकरी करी, लेकिन वो मुनरो शहर जहाँ वो पैदा हुई थी, यहीं बड़ी हुई, इसको छोड़कर कहीं बाहर जाना नहीं चाहती। उसका बाहर कहीं मन नहीं लगा, इसलिए फाइनली उसने यहीं पर एक कमरा लेकर किराए पर रहने की सोची और आज तक वो इसी कमरे में बनी हुई थी। यहाँ रहते हुए सुजेट एक हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग की जॉब भी कर रही थी, बट उसका मेन मकसद था कि वो एक हेड नर्स बने। इसके लिए उसको कुछ, और ये बनने के लिए उसको कुछ और कोर्स करने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी। लेकिन फाइनली उसने इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया अपनी साइड इनकम निकालने के लिए, अपने कोर्स के खर्चों को निकालने के लिए। वो सुबह तो हॉस्पिटल में जाकर पूरा दिन नर्स की नौकरी करती, जो बड़े बूढ़े पेशेंट्स से उनका ध्यान रखती। इसके अलावा रात के टाइम पर वो वहीं बिग बॉब रेस्टोरेंट के अंदर वेट्रेस का काम करती, वहां जाकर खाना वगैरह सर्व करती। इससे थोड़ा बहुत उसकी कमाई हो रही थी। बट अगस्त 1999 में, यानी कि अब से तकरीबन 5 महीनों पहले, उसको एक बहुत ही एक्साइटिंग जॉब ऑफर मिला। जी हाँ, वो ऑनलाइन अपना नेट सर्फ कर रही थी और तभी उसके सामने एक पॉपअप आया, एक ऐड आई जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कैंसस का बिजनेसमैन एक नर्स हायर करना चाह रहा था। उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ पूरे दुनिया में वर्ल्ड ट्रिप पर जाना चाहता हूँ, खुद की यॉट पर, बट मुझे मेरे पिता के लिए एक नर्स चाहिए जो उसका इस ट्रिप के ऊपर ध्यान रख सके, उसकी हेल्थ का ध्यान रख सके, उसको दवाई पानी दे दे, उसको एक्सरसाइज वगैरह करवा ले। और जैसे ही ये जॉब ऑफर सुजेट ने देखा, उसने तुरंत इसके लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये उसके लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा था। घूमना कौन नहीं चाहता। सुजेट का भी हमेशा से मन था कि वो वर्ल्ड ट्रिप के ऊपर जाए, और यहाँ तो उसको फ्री में लेकर जा रहे थे। जी हाँ, उसने तुरंत इस जॉब ऑफर के लिए अप्लाई कर दिया कि कहा हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं चलूंगी यहाँ वर्ल्ड ट्रिप पर, तुम्हारे बूढ़े बाप का ख्याल रख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉल पर भी सुजेट अपनी माँ को यही बता रही थी कि मुझे ना सिर्फ पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, बल्कि 1 साल की सैलरी मेरी $65,000 होगी, 3 गुना जो मैं अभी कमा रही हूँ 2 जॉब करके, उससे 3 गुना मैं एक ही जॉब से कमा लूंगी और पूरा दुनिया भी घूम लूंगी। मैं अक्टूबर 1999 में उस एम्प्लॉयर से मिलकर भी आई हूँ, कैंसस सिटी में जाकर। उसका बहुत बड़ा विला है, उसने मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए बड़ी सारी गाड़ी भी भेजी थी, मुझे वहाँ 5 दिनों तक होटल में भी रखा, 5 स्टार होटल में, मेरी बहुत खातिरदारी करी। मैं बहुत खुश हूँ इस जॉब को लेकर। बट फिर भी सुजेट की माँ और उसके कई दोस्तों ने सुजेट को बताया कि थोड़ा सा फिशी सा लग रहा है,
मजा नहीं आया, कोई इतना पैसा क्यों देगा तुम्हें इस नौकरी के लिए। खैर 11 फरवरी का वो दिन रखा गया जब उस एम्प्लॉयर ने सुजैट को कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए एक ट्रक भेज दूंगा जिसके अंदर तुम अपने दोनों डॉग्स और साथ में अपना कुछ पर्सनल सामान लेकर वहां से निकल सकती हो और मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि सुजैट ने बस यही कहा था कि मैं अपने दोनों डॉग्स पीका और डाइटी को ये नहीं छोड़ सकती, ऐसे ही यहाँ अकेले मुझे वहां साथ लेकर आना पड़ेगा और पूरी दुनिया में घूमने के साथ ये दोनों डॉग्स भी हमारे साथ ही रहेंगे। अपनी माँ के साथ बात करने के बाद उसने लैंडलाइन अपना वहीं रखा और सीधा अपनी कंप्यूटर टेबल पर गई। वहां उसने नेट सर्फ करना शुरू किया और खास तौर पर एक खास वेबसाइट जो कि स्पेशली BDSM लवर्स के लिए बनाई गई थी, उस वेबसाइट के ऊपर अपना लॉगिन किया। असल में BDSM आपको शायद पता हो या फिर ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि BDSM एक तरीके की सेक्स कैटेगरी होती है जिसमें लोगों की प्रेफरेंसेस को ध्यान रखते हुए, मतलब कि बहुत ही ऊट पटांग सा सेक्स वगैरह जिसको करना हो, मार पिटाई वाला सेक्स, हाथों को बांध बूंद कर, बहुत ही सबमिसिव टाइप का, बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप का कोई सेक्स प्रेफर करता हो, तो वो लोग इस टाइप की वेबसाइट को सर्च करते हैं ताकि वो इस टाइप के पार्टनर्स को ढूंढ सकें। वैसे तो सुजैट ने अपनी पूरी जिंदगी खोल रखी थी अपने दोस्तों के आगे, अपनी माँ के आगे, लेकिन उसको ये BDSM कैटेगरी बहुत ज़्यादा पसंद थी, ये उसने किसी को नहीं बताया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि इसी BDSM साइट के ऊपर, जिसके ऊपर वो अभी सर्फ कर रही थी, इसी BDSM साइट को सर्फ करते करते उसको अपना ये एम्प्लॉयर मिला था, कैंसस का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, जो कि अब उसको पूरी दुनिया की राउंड ट्रिप पर लेकर जाने वाला था। और इस बिजनेसमैन का नाम उस BDSM साइट के ऊपर था द स्लेव मास्टर। इसी साइट के ऊपर स्लेव मास्टर से बात करते हुए सुजैट ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि उसको BDSM पसंद है, वो अभी करंटली नर्सिंग का काम कर रही है, वो बड़े बूढ़ों की ख्याल रखती है। और तभी पलट में उस बिजनेसमैन ने इस सुजैट के सामने ऑफर रखा था कि मैं आने वाले टाइम में वर्ल्ड ट्रिप पर जाने वाला हूं अपने पिता को लेकर, जो कि बूढ़े हो चुके हैं, उनका ख्याल रखने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें $65,000 दूंगा। और जब इन पर्सन मिलने के लिए सुजैट ने कहा कि मुझे देखना है आपको कि क्या आप सच में एक बिजनेसमैन हो भी या नहीं, तब उसने अक्टूबर 1999 में सुजैट को अपने पास बुलाया था, 5 दिन होटल में रखा था। और यहाँ ना सिर्फ वो मिले बल्कि ज्यादातर टाइम उस बिजनेसमैन ने सुजैट के साथ BDSM सेक्स भी किया। इनफैक्ट इन लोगों ने तो अपना एक BDSM कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा था कि वो स्लेव मास्टर सुजैट को जिस तरीके से चाहे यूज कर सकता है, उसको पनिश कर सकता है, जहां चाहे जब चाहे उसके साथ ये BDSM सेक्स कर सकता है। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने साइन किया और 5 दिनों में इन लोगों ने जो किया था उसको रिकॉर्ड तक किया और उसकी एक कॉपी सुजैट अपने साथ लेकर आई थी। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि वो हर रात सोने से पहले अपने वो 5 दिन बिताए हुए उस स्लेव मास्टर के साथ वो उस मूवी को देखती रहती, फैंटेसाइज करती कि आने वाले टाइम में वो राउंड ट्रिप पर होगी, यॉट के ऊपर वो BDSM सेक्स करेगी इसी स्लेव मास्टर के साथ, मजा आ जाएगा इसको। तो फाइनली 11 फरवरी आई, सुजैट के घर के सामने ट्रक आया। सुजैट ने अपना सारा सामान पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, सारा सामान उसने ट्रक के अंदर लोड किया, अपने दोनों डॉग्स को भी ट्रक के अंदर बैठाया और खुद ट्रक के अंदर बैठकर 750 मील दूर कैंसस सिटी के लिए निकल चुकी थी। वहां पहुंचकर उसको एक होटल दिया गया जहां वो रह रही थी और इसी बीच वो रात को डेली अपने उसी कंप्यूटर के ऊपर सर्फ करती BDSM वही अपनी साइट को, और अपने जो भी दोस्त बने हुए थे उसके इस साइट के ऊपर उन सबको बताया कि मैं स्लेव मास्टर के साथ एक बहुत ही बड़े वर्ल्ड ट्रिप के ऊपर जा रही हूँ, यॉट के ऊपर, जहाँ हम BDSM सेक्स को परफॉर्म करेंगे। उसके पिता का ध्यान रखना है, इसके बदले वो मुझे अच्छी सैलरी दे रहा है, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है। इसके तकरीबन 4-5 दिनों बाद वो बिजनेसमैन फाइनली इस होटल के अंदर आया, सुजैट से आकर मिला और उसके हाथ में कुछ खाली पेपर्स थे। उसने कहा सुजैट को कि काम करो, तुम इसके ऊपर साइन कर दो यहाँ पर नीचे, ताकि तुम्हें याद रहे कि जब ट्रिप पर होगी वहाँ कोई फ़ोन वगैरह नहीं होगा, लैंडलाइन नहीं होगा, तुम्हें अपने पेरेंट्स को कोई भी लेटर वगैरह भेजना होगा तो हमें याद रहेगा कि हाँ लेटर भेजना है, हम पहले से ही यहाँ टाइप करके रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुजैन, जिसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपने आने वाले ट्रिप की, उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधा साइन करती गई। 6-7 पेपर्स के ऊपर उसने साइन किया और फाइनली उस बिजनेसमैन ने सभी पेपर्स रोल करके अपने पास रख लिए, जिसके बाद सारा सामान पैक किया, इस होटल से चेकआउट किया, सारा सामान अपनी गाड़ी जो वो बिजनेसमैन लेकर आया था उस गाड़ी में रखा, दोनों डॉग्स को भी रखा और सुजैट आगे वाली पैसेंजर सीट के ऊपर बैठ चुकी थी। वो बिजनेसमैन उस गाड़ी को लेकर अपने विला की तरफ जाने लगा जहां उनको अपने पिता को पिक करना था। और रास्ते में जाते जाते उस बिजनेसमैन ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा कि मेरे पास यहीं बीच में एक और प्रॉपर्टी है फार्म के ऊपर और वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तभी उसने वो गाड़ी अपनी उस फार्म की तरफ मोड़ ली। इस फार्म के ऊपर पहुंचकर सुजैन आसपास देख रही थी, लेकिन यहाँ ना तो कोई फार्म हाउस बना हुआ था, ना ही कोई कैबिन वगैरह बना हुआ था। यहाँ सिर्फ एक बड़ा सारा ट्रेलर रखा हुआ था, जो आपने देखा होगा ट्रक के ऊपर ट्रेलर रखे जाते हैं, ऐसा ही यहाँ पर ट्रेलर रखा हुआ था। खैर वो बिजनेसमैन गाड़ी से नीचे उतरा,
सुजेट को भी बाहर निकाला और कहा कि देखो ये सारी मेरी प्रॉपर्टी है। और ये बात करते करते वो बिजनेसमैन सीधा घूमकर अपनी गाड़ी की डिग्गी के पास गया, डिग्गी खोली, उसके अंदर से एक रस्सी निकाली, आंखों पर बांधने वाली पट्टी निकाली और ये दोनों चीज सुजेट को दिखाई। सुजेट देखकर उसको स्माइल कर रही थी। सुजेट को पता था कि शायद यहाँ से निकलने से पहले उसका ये स्लेव मास्टर एक और राउंड BDSM सेक्स का उसके साथ परफॉर्म करना चाहता है। और सुजैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तुरंत स्लेव मास्टर ने सुजेट के हाथों को बांधा, आंखों पर उसके पट्टी बांधी और वही अपना सारा कुछ परफॉर्म किया। और इसके कुछ घंटों बाद फाइनली ये स्लेव मास्टर वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। लेकिन अब की बार उसके साथ सुजेट नहीं थी गाड़ी में, सिर्फ उसके 2 डॉग्स से पीछे और उसका सारा सामान था, लेकिन सुजेट नहीं थी। खैर स्लेव मास्टर अपनी गाड़ी में बैठा, इसने गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी लेकर यहाँ से निकल चुका था। इसके कुछ हफ्तों बाद मार्च 2000 में सुजेट की माँ कैरोलिन के पास लेटर्स आए और ये लेटर्स उसकी बेटी सुजेट ने भेजे थे। जैसे ही वो लेटर्स सुजेट की माँ ने पढ़ने शुरू किए, सबसे पहले तो वो हैरान, क्योंकि सुजेट को टाइपिंग सही से आती नहीं, तो वो उसने टाइपराइटर से टाइप करके लेटर्स क्यों भेजे हैं। लेकिन नीचे उसके सिग्नेचर थे, जिसको देखकर सुजेट की माँ ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, उसको पढ़ना शुरू किया। बट सुजेट की माँ को बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हुई कि इतनी ग्रामर की मिस्टेक्स उसकी बेटी कैसे कर सकती है। इनफैक्ट उसने अपने कुत्तों का नाम भी सही से नहीं लिख रखा, क्योंकि उसने एक कुत्ते का तो नाम ही दूसरा लिखा हुआ था, डाइटी लिखा ही नहीं, उसकी जगह कुछ हैरी टाइप का कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा इस लेटर के अंदर बस यही लिखा हुआ था कि हमारा ये जो यॉट ट्रिप है बहुत ज़्यादा बढ़िया जा रहा है, मज़ा आ रहा है, हम सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बट इसको पढ़ते पढ़ते जो बेचैनी सुजैन की माँ फील कर रही थी, ऐसी ही कुछ बेचैनी बेवर्ली बॉनर के पेरेंट्स भी फील कर चुके थे और लीसा स्टासी, जिसके पेरेंट्स को सबसे पहले ऐसे लेटर्स मिले थे, उन्होंने भी फील करी थी। सुजेट की माँ समझ चुकी थी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लेटर सुजेट ने टाइप किए हैं, क्योंकि वो अपने दोनों डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती है और वो अपने डॉग्स का नाम कभी भूल ही नहीं सकती। सो इसी बेचैनी को लेकर वो कहीं कुछ तलाश तो नहीं कर सकते, क्योंकि सुजेट के पास कोई फ़ोन नहीं, वो फ़ोन करके नहीं पूछ सकते। इसके अलावा इस लेटर के आने का मतलब ये नहीं कि सुजेट किसी मुश्किल में है या फिर ये लेटर उसने प्रैंक करके भेजे हैं। बस नॉर्मली सुजेट के भाई और सुजेट की माँ ने अपने तौर के ऊपर तलाश करनी शुरू कर दी कि आखिर सुजेट की जिंदगी में चल क्या रहा था। और जल्दी ही उनको इस BDSM साइट के बारे में पता चला, जहां सुजेट ने अपना अकाउंट बना रखा था। इस BDSM कम्युनिटी के अंदर जब सुजेट की माँ और उसके भाई ने बात करी, तो जो भी लोग सुजेट को जानते थे उनसे पूछा गया कि आखिर सुजेट कहाँ हो सकती है। तो सभी ने बता दिया कि वो तो यहाँ पोस्ट डाल के गई थी कि वो और स्लेव मास्टर किसी यॉट ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, वर्ल्ड ट्रिप पर जा रहे हैं, घूम फिर कर आएंगे, मज़ा आएगा, उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन सुजेट की माँ ने पूछा कि आखिर ये स्लेव मास्टर है कौन, उसके बारे में कुछ बताओ। लेकिन ढंग से स्लेव मास्टर के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छा भी बोलने लायक नहीं था। सभी ने उसको बस ऐसा ही बताया कि ये बंदा रोज़ अपने अकाउंट बदलता रहता है, बहुत सारे इसके अकाउंट हैं, हमें तो ये फ्रॉड सा लगता है। बट सुजेट को थोड़ा जेन्युइन लगा तो वो इसके साथ गई होगी। ये बात सुनते ही सुजेट की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसको अंदर से फीलिंग्स आ रही थी कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी हम उससे कोई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे। और कुछ तो समझ आया नहीं, तुरंत सुजेट की माँ ने पुलिस वालों को फोन किया और उनको बस अपनी स्टोरी बताने के लिए, उनसे कोई भी एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था कि पुलिस वाले कुछ करेंगे। उसने बताया पुलिस वालों को कि मेरी बेटी गायब है, ऐसे ऐसे वो एक BDSM कम्युनिटी का हिस्सा थी, उसको एक आदमी मिला, खुद को स्लेव मास्टर कहता था, वो उसको नौकरी देने की बात कर रहा था, उसके साथ वो वर्ल्ड ट्रिप पर गई है, बट उसके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। बेशक उसने लेटर्स भेजे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लेटर्स उसने लिखे हैं, क्योंकि वो टाइप किए गए हैं, उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स। पुलिस वालों को पहले लगा कि एक अडल्ट लड़की है, अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती है, वो करने के लिए गई है और वो लेटर्स भी भेज रही है, इसमें गलत क्या है। लेकिन जिस पॉइंट पर उन लोगों ने स्लेव मास्टर का नाम सुना, वो समझ चुके थे कि यहाँ क्या भसड़ है और एक्चुअल में स्लेव मास्टर आखिर है कौन। इस कॉल के कुछ महीनों बाद 15 साल की हेदर रॉबिन्सन शिकागो इलिनॉय में बने हुए अपने घर के अंदर ऊपर वाले कमरे में बैठकर अपने कानों को ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि नीचे उसके माता पिता बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। हैदर के मन में बस यही चल रहा था कि क्या उसके माता पिता सच में उसकी सही से देख रेख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी एकमात्र औलाद और ये दोनों सारा दिन ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, सारा दिन झगड़ते रहते हैं और इससे हैदर के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा था। हैदर को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उसके माता पिता ने लगाए थे, जैसे कि 9 बजे के बाद किसी भी फ़ोन कॉल को अटेंड नहीं करना, किसी भी दोस्त का कोई बात नहीं करना, 9:15 या फिर 9:30 के बाद फैमिली कंप्यूटर जो कि नीचे रखा हुआ था उसको यूज़ नहीं करना। इनफैक्ट काफ़ी बार तो हैदर चैट कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ उस
कंप्यूटर के ऊपर बैठकर, लेकिन तभी उसके माता पिता आकर उसको उठाकर अपने कमरे में भेज देते। हैदर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब आने वाले उसके 16वें बर्थडे के ऊपर उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलने वाला था। हैदर को उम्मीद थी कि इसके बाद उसकी थोड़ी सी आज़ादी बढ़ जाएगी, वो बाहर घूम फिर सकती है। लेकिन हैदर के मन में एक डर ये भी था कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि उसके माता पिता उसके ऊपर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दे कि नहीं तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी, तुम्हें स्कूटर नहीं चलाना। ऐसे वैसे ये बातें हैदर के माइंड में उस टाइम पर आ रही थी। और तभी हैदर के मन में एक बात याद आई। असल में 1 सालों पहले हैदर के माता पिता डोनाल्ड रॉबिन्सन और फ्रेडा रॉबिन्सन, इन दोनों की बेटी है हैदर, ये तीनों मिलकर अपने एक दूर के अंकल के 4 बच्चों में से एक लड़के की शादी के लिए फ्लोरिडा में गए थे। उस शादी के बाद अगले दिन रिसेप्शन रखा गया और इस रिसेप्शन में हैदर ने भी बहुत अच्छा डांस किया। लेकिन जब सब लोग डांस कर रहे थे तब वो अंकल जिसके लड़के की शादी थी, वो अंकल उठकर आया उस स्टेज के ऊपर जहां सारे नाच रहे थे, और वो सीधा हैदर के पास गया, उसका हाथ पकड़ पकड़ कर डांस करने लगा और वो काफी ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। और ये मोमेंट हैदर के लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था। हैदर ने उस टाइम पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो अंकल उसी टाइम पर रुक गया और उसने कहा हैदर को कि मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, सारा दिन वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, और अगर तुमको कभी भी अपना घर छोड़कर कहीं जाने का मन करे तो ये मेरा नंबर है, ये नंबर तुम मेरा रखो और कभी भी तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए प्लेन टिकट्स बुक करवा दूंगा और तुम सीधा मेरे पास आ सकती हो। अब हैदर ने इस अंकल को सिर्फ साल में एक ही बार देखा था, मतलब कि जब भी फैमिली गेट टुगेदर होता तभी ये अंकल सभी परिवार वालों के साथ मिलता, आकर हैदर से भी मिलता। हैदर को बस पता था कि उनके परिवार में ये अंकल भी है। और आज जब हैदर ऊपर अपने कमरे में बैठकर अपने कान पकड़कर बैठी हुई है, नीचे उसके माता पिता लड़ रहे हैं, इस मोमेंट पर फाइनली उसको रियलाइज हुआ कि अंकल की बात में दम तो है, अंकल के पास जाकर आना चाहिए। थोड़े दिन अगर मैं माता पिता से दूर रहूंगी तो मेरा जो स्ट्रेस है ये खत्म हो जाएगा। ये बात उस टाइम पर आई गई हुई। हैदर ने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया इस बात के ऊपर। थोड़े दिन और बीते और 2 जून 2000 का दिन आ चुका था। रात के तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास का टाइम हो चुका था। अब क्योंकि हैदर 9 बजे के बाद कोई भी लैंडलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकती, कोई भी फ़ोन आए तो वो उठा नहीं सकती, लेकिन दिन में 2 जून के ही दिन में उसने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया था कि रात को बातें करेंगे। इस मोमेंट पर उसको पता था कि वो रात को बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो लैंडलाइन के पास ही खड़ी हो और जल्दी से जैसे ही फोन आएगा उसके दोस्त का, वो तुरंत उसको उठा ले तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि फोन भी आया है। सो हैदर अपने कमरे से उतरकर नीचे की तरफ आई, लैंडलाइन के पास खड़ी हो गई, क्योंकि जिस मोमेंट पर वो फोन आएगा तुरंत वो उसको उठा लेगी। कुछ मिनटों बाद फाइनली वो फोन आया और तुरंत हैदर ने उठाकर अपने कान पर लगा लिया। लेकिन हैदर से पहले उसके पिता अपने कमरे में जो सो रहे थे वो भी इस फोन को उठा चुके थे। और जैसे ही हैदर ने अपने कान पर लगाकर वो हेलो बोलने ही वाली थी कि तभी उसने सुना कि ये फोन उसके पिता ने भी उठा लिया है और उन्होंने पहले हेलो बोल दिया है। हैदर ने तुरंत लैंडलाइन के ऊपर म्यूट वाला बटन दबा दिया ताकि उसकी आवाज किसी को सुनाई ना दे, अगर वो बोले भी तो कुछ। और इस मोमेंट पर फाइनली हैदर इस फोन को रखने वाली थी, क्योंकि ये फोन उसके दोस्त का नहीं आया था बल्कि किसी और का था, लेकिन उसने बस रखा नहीं। और दूसरी तरफ जिसने फोन किया था उसकी जब आवाज़ सुनी तो ये बहुत ही ज़्यादा लो डीप सी वॉइस और काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी सी। हैदर ने पहले भी इस आवाज़ को सुना हुआ था और जैसे वो इस कॉल को सुनने लगी, उसके पिता और वो आदमी जिसने फ़ोन किया था आपस में बातें कर रहे थे। और आने वाले 45 से 50 सेकंड्स तक ये कॉल चली। इन 45-50 सेकंड्स में हैदर ने जो सुना, ना सिर्फ हैदर की ज़िंदगी बदल चुकी थी आने वाले टाइम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में इस कॉल की हेडलाइंस बनी। असल में कुछ महीनों पहले सुजेट की माँ कैरोलिन ने जब फोन करके पुलिस वालों को बताया था कि उसकी बेटी यॉट ट्रिप पर गई है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला, वो लेटर्स लिख रही है अजीब से, वो भी समझ नहीं आ रहा कुछ, हमें हमारी बेटी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आप प्लीज़ उसके बारे में कुछ पता लगाइए। वो स्लेव मास्टर के साथ गई है। तो जिस मोमेंट पर पुलिस वालों ने स्लेव मास्टर सुना, वो समझ चुके थे कि यहाँ बहुत बड़ी भसड़ है। क्योंकि BDSM कम्युनिटी की और भी बहुत सारी लड़कियाँ सामने आई थी कैंसस सिटी में और पुलिस के सामने आकर शिकायत करी थी कि एक स्लेव मास्टर नाम की आईडी है, इसके पीछे जो भी बंदा है ये हमें मिलने के लिए बुलाता है, हमारे साथ मारपीट करता है, हमारे साथ लूटपाट करता है और हमें बाद में भगा देता है। और कुछ लड़कियां तो वापस भी नहीं आई। और जब सुजेट की मां कैरोलिन ने पुलिस वालों को फोन करके कहा कि स्लेव मास्टर के साथ उसकी बेटी गई है, तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि यहाँ दिक्कत है। पुलिस वाले पहले से ही इस स्लेव मास्टर को ढूंढ रहे थे और अब एक और विक्टिम, जो कि अब तो उसके साथ ही है, वो उसने कोई आकर फ्रॉड की कोई शिकायत नहीं करी बल्कि विक्टिम खुद उसके साथ है। और जब ये कॉल हुई थी पुलिस वालों की और सुजेट की मां की, इसके कुछ दिनों बाद कैरोलिन के पास एक और कॉल आई। ये थी एनिमल कंट्रोल वालों की
और उन्होंने बताया कि हमें एक यहीं फार्म लैंड के पास ट्रेलर बना हुआ है और इस ट्रेलर के पास हमें 2 डॉग्स मिले हैं और आसपास पूछने पर हमें पता चला कि ये डॉग सुजेट के हैं, तो प्लीज़ आप आकर इनको कलेक्ट कर लीजिएगा। कैरोलिन ने तुरंत यहीं कैंसस सिटी पुलिस वालों को फ़ोन किया और कहा कि सुजेट के डॉग वहाँ पर लावारिस हालातों में खड़े हैं और मेरी बेटी कभी भी उसके डॉग्स को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ सकती, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। जब पुलिस वालों ने पूछा कि वो डॉग्स कहाँ हैं, तो कैरोलिन ने एक फार्मलैंड के बारे में बताया जहाँ एक ट्रेलर खड़ा है और यही वो एड्रेस था जहां पर स्लेव मास्टर रहा करता था। और इस मोमेंट पर पुलिस वालों को शक हो चुका था और इस मोमेंट पर पुलिस वालों को विश्वास हो चुका था कि सुजेट के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। पुलिस वाले तुरंत इस फार्मलैंड के ऊपर पहुंचे, वहां उन्होंने छानबीन शुरू करी कि स्लेव मास्टर है कहां पर, लेकिन यहाँ उनको सिर्फ ट्रेलर मिला और इसी ट्रेलर के अंदर वो स्लेव मास्टर रहा करता था। इस ट्रेलर का ताला तोड़कर अंदर उन्होंने छानबीन करनी शुरू करी। यहाँ पर उनको बहुत सारे ऐसे टाइप रिटर्न लेटर्स वगैरह मिले, टाइपराइटर मिले, इसके अलावा एक रिसिप्ट मिली जो कि 1985 की थी, 15 सालों पहले की, और ये रिसिप्ट थी एक होटल बुकिंग की। जी हाँ, होटल बुकिंग करवाई गई थी लिसा स्टासी नाम की एक लड़की की, 19 साल की लिसा स्टासी, जो मैंने सबसे पहले जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे पहली विक्टिम 1985 की लिसा स्टासी की होटल बुकिंग करवाई गई थी, उसी की ये रिसिप्ट थी जो कि अब सन 2000 में पुलिस वालों को इस ट्रेलर से मिली थी। बट ये तो कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर इसी ट्रेलर के अंदर 2 बड़े बड़े ड्रम्स मिले पुलिस वालों को। और जब इन ड्रम्स को खोलकर देखा गया तो पुलिस वाले इतने ज़्यादा शॉक्ड, क्योंकि इन दोनों ड्रम्स के अंदर 2 बॉडीज रखी गई थी, 2 महिलाओं की बॉडीज, जो कि क्लियरली साफ था कि इनके सिर के ऊपर वार करके इनका मर्डर किया गया है। इनका सिर ऊपर से पूरा खुला हुआ था, सिर में दिमाग की जगह कुछ था ही नहीं, वहां तो कीड़े पड़कर भी कीड़े भी मर चुके थे, इतनी ज्यादा सूखी हुई बॉडीज थी वो। जिनमें से एक बॉडी तो 21 साल की पॉलिश इमिग्रेंट की थी जो कि यहाँ इलीगली आकर रह रही थी और वो स्लेव मास्टर के जाल में फंस चुकी थी। स्लेव मास्टर ने उसको यहाँ बुलाया, उसका मर्डर किया, उसके साथ जो भी BDSM वगैरह करना था वो करके यहाँ ड्रम में उसको पैक कर दिया। जबकि दूसरी बॉडी 28 साल की सुजेट की, जो कि हाल ही में उसका मर्डर किया गया था, जब बहुत लंबा टाइम नहीं बीता था, उसको भी सेम तरीके से मारकर सिर में से दिमाग निकालकर ऐसे पूरी बॉडी उसकी खोलकर इस ड्रम के अंदर पैक किया गया था। इसके अलावा इस ट्रेलर के पास ही में बहुत बड़ा गड्ढा था जिसको हाल ही में भरा गया था, और जब उस गड्ढे को खोदा गया तो उसमें से 3 ड्रम्स और निकले, जिनमें से एक ड्रम के अंदर बेवरली बॉनर थी। जी हाँ, वही बेवरली बॉनर जो कि पहले जेल के अंदर लाइब्रेरी की इंचार्ज हुआ करती थी, जिसने अपने डॉक्टर विलियम को तलाक दे दिया था सिर्फ इस नए बिजनेसमैन के साथ अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। लेकिन उस बिजनेसमैन ने उसका बिजनेस सही सेटअप कर दिया इस ड्रम के अंदर। जबकि बाकी 2 ड्रम्स के अंदर माँ और बेटी, जिनका नाम अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया, इसमें से 45 साल की आसपास की उम्र थी उसमें माँ की, जबकि उसकी 15 साल की बेटी, ये सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। क्यों? क्योंकि वो 15 साल की बेटी बेचारी वो विकलांग, डिसेबल्ड थी। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि इस स्लेव मास्टर ने उस विकलांग बच्ची को मारकर सेम उसके दिमाग के ऊपर वार करके उसका सिर पूरा खोलकर व्हील चेयर के साथ ही उस ड्रम के अंदर उस बच्ची को पैक कर दिया। ये सारी डिस्कवरीज पुलिस वालों ने 1 जून के दिन करी थी, 1 जून 2000 के दिन। और 2 जून 2000 की रात को 10:30 बजे के आसपास हेदर रॉबिन्सन अपने फोन के ऊपर वेट कर रही थी किसी दोस्त के फोन आने का, और जैसे वो फोन आया उसने तुरंत उठाया। वो फोन किसी और का था और दूसरे फोन पर उसके पिता उसे बात कर रहे थे। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि उसी अंकल का था, जिससे वो तकरीबन 1 सालों पहले उसके बेटे की शादी में मिली थी, और उस अंकल ने उसको पकड़ने की कोशिश करी थी, उसको अपने पास आने के लिए कहा था। उसकी आवाज़ हेदर रॉबिन्सन तुरंत पहचान चुकी थी, लेकिन अभी भी हेदर ने फ़ोन नहीं रखा। उसने सोचा कि क्यों ना वो इन दोनों की बातें सुने कि आखिर वो क्या बात करते हैं। और इस अंकल का नाम था जॉन रॉबिन्सन, जिसमें वो हेदर रॉबिन्सन के पिता डोनाल्ड रॉबिन्सन को कह रहा था कि मैं मर्डर के आरोप में गिरफ्तार होने वाला हूं, कभी भी पुलिस वाले मुझे आकर उठा सकते हैं। कुछ और बातें भी इनके बीच में हुई, और इसके कुछ ही मिनटों बाद पुलिस वाले इसके दरवाजे पर पहुंच चुके थे। जहां भी था पुलिस वालों ने इसको ट्रेस कर लिया और तुरंत इसको गिरफ्तार भी कर लिया। बट जॉन रॉबिन्सन ने फ़ोन रखने से पहले हेदर के पिता डोनाल्ड रॉबिन्सन को कहा था कि मैं सिर्फ इस बात से डर रहा हूं कहीं पुलिस वाले लिसा स्टासी के केस में मुझे ना पकड़ लें, उनको इस केस के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, और यही बताने के लिए मैंने तुमको फ़ोन किया है। ये बात कहकर फ़ोन कट हो चुका था। अब इस मोमेंट पर हेदर रॉबिन्सन जो ये सब कुछ सुन रही थी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। उसको डर भी लग रहा था अंदर से, और बहुत ही अजीब सा और सस्पिशन वाला मुंह लेकर हेदर रॉबिन्सन सीधा अपने माता पिता के कमरे में गई, उनका दरवाज़ा खोला और सीधा सामने बैठे हुए अपने पिता को देख रही थी। हेदर के अंदर आते ही उसकी माँ भी उठकर बैठ गई।
हैदर के मन में इस टाइम पर 2 सवाल थे और वो दोनों सवाल उसने अपने माता पिता से पूछे। सबसे पहला सवाल कि क्या सच में अंकल जॉन रॉबिन्सन किसी मर्डर के अंदर इन्वॉल्व हैं? क्या उन्होंने सच में किसी का मर्डर किया है? और दूसरा, ये लिसा स्टासी आखिर है कौन? जी हाँ, अभी तक आपने सब कुछ समझ ही लिया होगा, सारे पत्ते खुल गए होंगे आपके आगे, लेकिन नहीं खुले तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये हैदर का अंकल ही जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो स्टेज पर नाचते नाचते और उसको पास आने के लिए कहा था कि मैं कभी भी तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दूंगा, जब तुम चाहो तुम मेरे पास आ जाना। यही था असल में स्लेव मास्टर। और ना सिर्फ ये स्लेव मास्टर था बल्कि इसने एक के बाद एक कई मर्डर भी किए थे। ये एक सीरियल किलर भी था। बट यही एक ट्विस्ट नहीं था, अभी तो एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला ट्विस्ट ना सिर्फ इस स्टोरी में बल्कि बेचारी हैदर रॉबिन्सन की जिंदगी में भी आना बाकी था। असल में 15 सालों पहले ये स्लेव मास्टर ए जॉन रॉबिन्सन उस होप हाउस में गया था जिसमें उसने इंक्वायरी डाली थी कि अगर कोई भी माँ हो जिसका नवजात बच्चा हो और वो मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर काम करना चाहती हो तो वो मेरे साथ आकर काम कर सकती है, मैं उसको नौकरी पर रखूंगा। और इस स्लेव मास्टर ने ही ये इंक्वायरी उस होप हाउस के अंदर डाली थी। ये सूट बूट पहनकर गाड़ी उठाकर सीधा उस होप हाउस में गया, वहां जाकर स्टाफ से मिला और उस स्टाफ ने बताया कि जिस माँ के बारे में आप बात कर रहे थे वो अंदर ही है, आप जाकर उससे बात कर लीजिए और वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली लिसा स्टासी थी जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा। तुरंत वो स्लेव मास्टर ए जॉन रॉबिन्सन की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुकी थी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करने के लिए। उसको उम्मीद थी कि यहाँ उसको नौकरी मिलेगी, $800 पर मंथ की, साथ में उसके बच्चे के लिए भी अलाउंस दिए जाएंगे। लिसा और उसके बच्चे को पिक करके बजाय किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर लेकर जाने के, ये जॉन रॉबिन्सन सीधा इनको एक होटल के अंदर लेकर गया और उस होटल में किसी तरीके से लिसा को उसने कन्विंस कर लिया कि ये 4-5 पेपर्स हैं, इनके ऊपर साइन कर दो तुम, मैं लेटर्स लिखने वाला हूं तुम्हारे नाम पर। ऐसा करके इस जॉन रॉबिन्सन को उम्मीद थी कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि वो लेटर्स भेजता रहेगा इसके परिवार वालों को। लिसा से सिग्नेचर्स लेने के बाद उसने लिसा के साथ BDSM सेक्स किया और बाद में उसका मर्डर कर दिया। बट उसके पास एक छोटी बच्ची भी थी। अब दिक्कत यहाँ ये थी कि इस बच्ची का क्या करें। इस बच्ची का इस तरीके से वो जान भी नहीं ले सकता क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं था। इसने सोचा कि क्यों ना इस बच्ची को किसी को गोद दिया जाए। जी हाँ, इस जॉन के ही रिश्तेदार डोनाल्ड और फ्रेडा ये बहुत लंबे टाइम से उम्मीद कर रहे थे कि इनको कोई बच्चा हो जाए, लेकिन इनको नेचुरली बच्चा नहीं हो रहा था। इन्होंने आसपास के सभी अनाथ आश्रमों में भी एप्लीकेशन डाली हुई थी कि अगर कोई बच्चा अडॉप्शन के लिए आए तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करना, बट ये हमेशा अनसक्सेसफुल रहे। और ये बात जॉन रॉबिन्सन को बहुत अच्छे से पता थी और तब इस जॉन ने तुरंत अपने रिश्तेदार डोनाल्ड रॉबिन्सन को फ़ोन किया और कहा कि मेरे पास एक बच्ची है जो कि अडॉप्शन के लिए आई हुई है, अगर तुम चाहो तो इसको ले सकते हो। डोनाल्ड बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उनके घर में एक बच्चा आएगा, खुशियाँ आएंगी, वो इसका बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। डोनाल्ड ने तुरंत जॉन को हाँ कर दी और जॉन ने लीगली पेपर्स भी बनवा लिए। एट लीस्ट ये सभी लीगल दिख तो रहे थे। और ये सारे पेपर्स लेकर साथ में वो बच्चा लेकर सीधा डोनाल्ड रॉबिन्सन के पास पहुंचा, उससे पेपर वर्क पर साइन वगैरह करवाए और वो बच्चा सीधा डोनाल्ड रॉबिन्सन को दे दिया। बदले में उसे $5500 जो कि इन पेपर्स को बनवाने में लगे थे, वो $5500 लेकर जॉन रॉबिन्सन यहाँ से निकल चुका था। ऑब्वियसली ये सारे पेपर्स जाली बनाए गए थे जॉन रॉबिन्सन द्वारा, लेकिन उस टाइम पर किसी ने भी चेक नहीं किया क्योंकि डोनाल्ड और फ्रेडा को तो ये खुशी थी कि उनके घर में बच्चा आ रहा है, क्या करेंगे पेपर्स का, जब बस $5500 दो और बात खत्म। यहाँ पर वो $5500 लेकर जॉन वहाँ से निकल चुका था और बाद में डोनाल्ड और फ्रेडा ने मिलकर इस बच्ची का नाम हैदर रॉबिन्सन रखा। बट जॉन के जाने से पहले डोनाल्ड ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज जाने से पहले एक फैमिली फोटो तो ले लेते हैं। तो उस टाइम पर इस जॉन ने उस 4 महीने की लिसा स्टासी की बच्ची, जिसका आगे चलकर नाम हैदर रॉबिन्सन था, उस 4 महीने की बच्ची को अपने गोद में पकड़ा हुआ था और साथ में इसके डोनाल्ड और फ्रेडा खड़े थे। इसकी एक फोटो क्लिक करी और ये फोटो आने वाले 15 सालों तक हैदर रॉबिन्सन के सामने रखी हुई थी, जिसमें वो क्लियरली देख सकती थी कि एक आदमी ने एक बच्ची पकड़ी हुई है जिसने लिटरली कुछ ही दिनों पहले इस बच्ची की माँ का मर्डर किया था। और जब ये सारा कुछ सामने आ गया तो फाइनली हैदर रॉबिन्सन का DNA टेस्ट किया गया, जिसमें क्लियरली साफ हो गया कि हाँ, हैदर ही लिसा स्टासी की बायोलॉजिकल डॉटर थी। खैर पुलिस वालों ने इस स्लेव मास्टर को ट्रेस भी कर लिया, इसको अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन इसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इसने बस ये एडमिट किया कि हाँ, मैंने मर्डर्स किए हैं, जिसमें लिसा स्टासी का भी मर्डर था, लेकिन कैसे किया, क्यों किया, कब किया, ये सब कुछ डिटेल्स उसने नहीं बताई। लेकिन पुलिस वाले अपने एंड पर इन स्टोरी को आगे जोड़ रहे थे कि क्या कुछ कब हुआ होगा।
तो पुलिस वालों को पता चला कि असल में जॉन रॉबिन्सन एक बहरूपिया था, एक ये फ्रॉड आदमी था जिसका काम ही सिर्फ था लोगों को लूटना। और इसने 1985 से पहले भी बहुत सारी लूटमारी करी थी, जेल में इसका आना जाना था, लेकिन 1985 में डेडली बन गया। इसको बहुत ही इजी तरीका लगने लगा कि किसी को भी बहला फुसला कर अपने पास बुला लो, उसकी जान ले लो और जो भी उसके पास हो वो सब कुछ उसका हो जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले उसने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई जो कि ऑब्वियसली फेक थी, जिसका मोटो उसने रखा कि वो सिंगल मदर्स को काम पर रखेगा जिसमें उनके पास नवजात बच्चे हों ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। और ऑब्वियसली वो एक ऐसी महिला को ढूंढ रहा था जिसने हाल ही में जन्म दिया हो लेकिन उसका आगे पीछे कोई भी ना हो। और लीसा स्टासी, जिसका आगे पीछे उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी, उसके हाथ में छोटी सी बच्ची थी, ये परफेक्ट टारगेट थी उसके लिए। उसने लीसा स्टासी को अप्रोच किया, लीसा स्टासी को मार कर उसको बच्चा बेचना था ताकि वो उसे प्रॉफिट कमा सके। पुलिस वालों को और भी केसेस में शक है, लेकिन जो कंफर्म्ड केसेस थे इस जॉन रॉबिन्सन के, वो था 1995 में बेवरली बॉनर के साथ जेल में रहते हुए इसका टच में आना, उसके साथ अफेयर शुरू करना और उसके साथ बाद में लूटमारी करना, क्योंकि इस जॉन ने ही कहा था कि तुम अपने पति को डाइवोर्स दे दो और डाइवोर्स के बाद जो एलिमनी आएगी वो लेकर तुम मेरे पास आ जाना। और फाइनली बेवरली ने जब अपने पति डॉक्टर विलियम को डाइवोर्स दिया तो उसके बदले एलिमनी में $18,000 आए। ये $18,000 लेकर सीधा जॉन के पास पहुंच चुकी थी। जॉन ने $18,000 के लिए बेवरली बॉनर का कत्ल किया और $18,000 उसकी जेब में। इसके बाद दुनिया में इंटरनेट फैल गया और जैसे ये जॉन इंटरनेट के ऊपर आया, इसको समझ आ चुका था कि ये तो बहुत आसान हो गया है। पहले तो मुझे ढूंढने पड़ते थे अपने विक्टिम, लेकिन अब तो ये सारे सामने से चल कर आ रहे हैं। कितना आसान है दुनिया को मूर्ख बनाना, अपने जाल में बहला फुसला कर अपने पास बुलाना। इसीलिए उसने सबसे इजी टारगेट BDSM कम्युनिटी को चुना ताकि वो वहाँ पर अपनी नीड्स भी पूरी कर ले, औरों की नीड्स भी पूरी कर दे और बाद में उनको ख़त्म कर दे। फाइनली कोर्ट ने इस जॉन को टोटल 8 मर्डर्स के लिए जिम्मेदार माना और इन 8 मर्डर्स के बदले इस जॉन को डेथ पेनल्टी दी गई। ऑब्वियसली कैपिटल पनिशमेंट थी, लेकिन अभी तक उसकी डेथ हुई नहीं है, ना ही उसको वो सज़ा मिली है। वो आज भी जेल में है, आज भी जिंदा है और आज भी इंतज़ार कर रहा है कि कब उसकी डेथ पेनल्टी पूरी होगी। लेकिन इतने साल बीत चुके हैं, आज तक उसने कुछ भी नहीं बताया किसी को। शायद वो सारे सीक्रेट्स अपने साथ अपनी कब्र में लेकर जाएगा। आई नो आप सभी कहेंगे कि विकी बहुत ज़्यादा स्टोरी उलझी हुई थी, तो आप इसको एक बार और देखिएगा। ये किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इतने सारे ट्विस्ट सिर्फ इस कुरकुरे की वजह से बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली स्टोरी थी। आपने क्या ऐसा इंसिडेंट कभी सुना था, कभी देखा था, कहीं पढ़ा है? मेरे ख्याल से तो नहीं। तो आप इसके बारे में मुझे क्या ही बताएंगे, या फिर नॉर्मली आप अपनी राय लिखिएगा कि लोग इंटरनेट के ऊपर आकर खुद का सब कुछ रिवील कर देते हैं, किसी के सामने कुछ भी बात करने लगते हैं, अपना सब कुछ खोल कर बता देते हैं, किसी के बुलाने पर कहीं भी मिलने चले जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली सेफ नहीं है। किसी के ऊपर विश्वास करना आंख बंद करके मत करिएगा। सो आप लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं क्या? आपको किसी ने कभी इंटरनेट के ऊपर आकर फंसाने की कोशिश करी है, बहला फुसला कर कहीं बुलाने की कोशिश करी है? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, या फिर अगर ऐसा इंसिडेंट आपने कभी देखा हो तो उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहां आकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इस स्टोरी से रिलेटेड भी बैक स्टोरी फोटोज कुछ हैं जो मैं वहीं पर डालने वाला हूँ, सो आप प्लीज आकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, वहां पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सोनिया चौरसिया को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।